आज हम लोग सीटीटी एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी के लिए एक बार फिर से लेटेस्ट फेस द एग्ज़ाम चैनल पर उपस्थित हैं। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण और शिक्षण शास्त्र विषय से जंतु का अध्ययन करेंगे। जंतु के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे और आप लोगों को बता दें कि सीटीटी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इस चैप्टर की तैयारी बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, इसके बारे में परिचय प्राप्त कर लेते हैं कि पृथ्वी के वातावरण में असंख्य प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनके निवास स्थान, प्रजनन, भोजन आदि भिन्न भिन्न होते हैं। यानी हम लोगों के जो पर्यावरण में अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और उनका निवास स्थान, प्रजनन, भोजन इत्यादि से संबंधित जो है भिन्नता होती है। जंतु पर्यावरण के लाभकारी होते हैं और मनुष्य के लिए उपयोगी। मानव के प्रारंभिक जीवन से ही जंतुओं की महत्ता रही, यानी हमारे शुरुआती दौर में ही हमारे साथ कुछ ऐसे जंतु हैं जो हमेशा से रहे हैं, जैसे गाय, कुत्ते, इस तरह की बहुत सारे प्राणी हैं, जंतु हैं जो मनुष्य के प्रारंभिक दौर में ही साथ रहा है और आज भी मनुष्य के विभिन्न कार्यों में वह साथ रहता है। मनुष्य की तरह जंतुओं को भी आवास, भोजन एवं जल की आवश्यकता होती है। पारिवारिक सदस्यों की भांति बालक भी पालतू पशुओं के स्वभाव, आवाज़, विभिन्न क्रियाओं एवं भोजन आदि की जानकारी रखता है। यानी कहने का मतलब है कि जिस तरह से मनुष्य की अनेक प्रकार की ज़रूरतें होती हैं, भोजन, वस्त्र और आवास के, तो उसी तरह से हमारे जो बच्चे हैं, और चूँकि वो कल के सामाजिक प्राणी होने वाले हैं, तो उनका एक लगाव होता है पशु पक्षियों की ओर, और पशु पक्षियों के स्वभाव, आवाज़, विभिन्न क्रियाओं और भोजन आदि के बारे में वो जानकारी रखते हैं। तो हम शिक्षक भी उन सभी तथ्यों से परिचित हो लेते हैं जिनसे बच्चों को रूबरू हमें कराना है। अर्थात उनके बारे में हम बच्चों को शुरू से ही बताते हैं ताकि उनके प्रति जो है उनमें संवेदनशीलता उत्पन्न हो सके। तो इस तरह से क्या होता है कि पालतू पशुओं के स्वभाव, आवाज़, विभिन्न क्रियाओं, अलग अलग जो क्रियाएं हैं और भोजन से संबंधित जो जानकारी है उसको हम शिक्षक लोगों को भी रखना आवश्यक है। जंतुओं का वास स्थान, यानी जंतुओं का वास स्थान का मतलब है कि जंतु कहाँ निवास करते हैं, कहाँ रहते हैं, उनका रहने की उनकी जगह कहाँ है। तो जंतुओं का वास स्थान पृथ्वी के प्रत्येक भाग विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। अर्थात पृथ्वी के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। कुछ जंतु जल में रहते हैं, जैसे मछलियाँ, ऑक्टोपस। कुछ जंतु स्थल पर निवास करते हैं, जैसे पक्षी एवं स्तनपायी। परंतु कुछ जंतु जल और भूमि दोनों जगह पर निवास करते हैं। कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो पानी में भी होते हैं और स्थल पर भी होते हैं, दोनों जगह वे निवास करते हैं। उन्हें उभयचर कहा जाता है। उभयचर का मतलब है कि उभय का मतलब दोनों, मतलब जल में भी और स्थल पर भी वे विचरण करने वाले होते हैं, इसलिए उन्हें उभयचर कहा जाता है। जैसे मेढक एवं सैलामेंडर, उस जंतुओं की त्वचा पर धारीदार चिन्ह भी होते हैं। यानी जो उभयचर होते हैं उन जंतुओं की त्वचा पर धारीदार चिन्ह होते हैं। यह उनके अनुकूलन के गुणों के कारण होता है। अर्थात उनमें जल में भी रहने की क्षमता होती है, गुण होते हैं, और स्थल पर भी रहने की क्षमता और गुण होते हैं। तो अनुकूलन वे दोनों जगह पर प्राप्त किए रहते हैं। तो इसी वजह से उनके शरीर पर धारीदार जो है चिन्ह होते हैं, जो उनके जलवायु प्रदेश के कारण होते हैं जहाँ वे वास करते हैं। अब है जंतुओं का वर्गीकरण। जंतुओं का वर्गीकरण का मतलब है कि जंतु कितने प्रकार के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। शारीरिक रचना के आधार पर वर्गीकरण, यानी शरीर की जो रचना है, शरीर की जो बनावट है, उसके आधार पर
सबसे पहले वर्गीकरण करते हैं। तो उसमें पहला जो प्रकार है वह कशेरुकी जंतु। इसमें जंतुओं की अस्थियों एवं उपास्थियों से बना कंकाल पाया जाता है, अर्थात हड्डियां होती हैं, अस्थियां या उपास्थियां। तो अस्थियों और उपास्थियों से बने कंकाल होते हैं, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, मनुष्य इत्यादि। तो ये कशेरुकी जंतु हैं, अर्थात हम इन्हें मतलब संक्षेप में समझ सकते हैं कि जिनमें हड्डियां होती हैं, हड्डियों का ढांचा होता है, वे कशेरुकी जंतु कहलाते हैं। और अकशेरुकी जंतु उन्हें कहते हैं जिनके शरीर में अस्थियों एवं उपास्थियों का कंकाल नहीं पाया जाता है। इसके उदाहरण है जैसे केंचुआ, उसमें हड्डियां नहीं होती हैं, केकड़ा उसमें भी नहीं होती, दीमक, बिच्छू। तो ये अकशेरुकी जंतु हैं, अर्थात इनके शरीर में हड्डियों का कंकाल नहीं होता है। अब है पोषण के आधार पर वर्गीकरण। पोषण के आधार का मतलब है कि उनका जो भोजन है, इस आधार पर उनका वर्गीकरण किस तरह से हो सकता है। तो पहला प्रकार है स्वपोषी। स्व का मतलब अपना, पोषी का मतलब पोषण करने वाला। अपन खुद ऐसे जंतु जो अपने भोजन खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। इस वर्ग में ऐसे जंतु उपस्थित होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। युगलीना में आत्मपोषी होने के लक्षण पाए जाते हैं। यानी युगलीना जो है, ऐसे जंतु होते हैं जो अपने भोजन खुद ही बनाते हैं। ऐसे अपने भोजन खुद पेड़ पौधे बनाते हैं। तो कुछ जंतु भी होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, युगलीना जैसे है। युगलीना में क्लोरोप्लास्ट तत्व पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट पाए जाने के कारण ये अपना भोजन खुद तैयार कर लेते हैं। और अधिकांश ऐसे जंतु होते हैं जो परपोषी होते हैं। इस वर्ग में सभी प्रकार के जंतु पाए जाते हैं जो अपने पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं। प्रायः सभी जंतुओं में पोषण के लिए दूसरे पर निर्भरता रहती है, अर्थात प्रायः अक्सर जो है मैक्सिमम अधिकतम जंतु हैं जो अपने पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अब है कोशिका के आधार पर वर्गीकरण। कोशिका, जो शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, उनके आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण कैसे होता है। तो एक कशेरुकी जंतु, इस वर्ग के जंतुओं का शरीर एक कोशिकीय जंतु होता है। एक कोशिकीय का मतलब है कि यूनिलर सेलुलर, मतलब है कि जिनमें एक ही कोशिका का उनका शरीर बना होता है। ऐसे जंतु को एक कोशिकीय जंतु कहते हैं। उन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है, माइक्रोस्कोप की सहायता से उन्हें हम देख सकते हैं। इसका उदाहरण है अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम इत्यादि। बहुकोशिकीय जंतु, अकशेरुकी जंतु का शरीर कई प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। उनका सबसे प्रमुख उदाहरण स्पंज है, यानी ऐसे जंतु जिनका शरीर कई प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है स्पंज। प्रजनन के आधार पर वर्गीकरण। अंडायुज, इस वर्ग में अंडज जिसको कहते हैं, अंडज का मतलब है कि ऐसे अंडज यानी ऐसे जंतु जो अंडा से जन्म लेते हैं, अंडज कहलाते हैं। अंडा ज का मतलब जन्म लेने वाला, अंडा से जन्म लेने वाला अंडज कहलाते हैं। तो इस वर्ग में वे जंतु उपस्थित होते हैं जो अंडा देते हैं, जैसे छिपकली, मेढक, पक्षी इत्यादि। फिर है जरायुज। इस वर्ग में बच्चा देने वाले जंतु शामिल होते हैं, जैसे हाथी, गाय इत्यादि। जरायुज अर्थात ऐसे जंतु जो स्तनपायी हैं, बच्चा देते हैं, जैसे हाथी है, गाय है, इस तरह। तो अंडज और जरायुज दो प्रकार के जंतु हो गए, मतलब प्रजनन के आधार पर वर्गीकरण। अब है जंतु में पाए जाने वाली खाद्य आदतें, यानी जीव जंतु में किस प्रकार का भोजन वो ग्रहण करते हैं। तो पाए जाने वाले
इस तरह से पाए जाने वाली खाद्य जो आदतें हैं उनके आधार पर जंतुओं को शारीरिक वृद्धि और शरीर के अंदर होने वाले जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इन्हें जो जीव जंतु हैं वो अपने शरीर की वृद्धि चाहते हैं या शरीर के अंदर जो भी जैविक क्रियाएं होती शरीर के अंदर, अब जैसे मान लीजिए पाचन है, श्वसन है, या अन्य जो प्रक्रियाएं हैं, रक्त परिसंचरण है, तो इस तरह की जो प्रक्रियाएं हैं तो उसके लिए क्या होती है कि ऊर्जा की ज़रूरत होती है और ऊर्जा भोजन से प्राप्त होता है। तो इस तरह से मतलब भोजन के आधार पर भी जंतु दो प्रकार के होते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। शाकाहारी यह जंतु केवल पौधे खाते हैं, जैसे घोड़े, ऊंट, गाय, भेड़, बकरी। इनके दांत चौड़े व सपाट होते हैं, जिससे वह अपने चारे को आसानी से चबा लेते हैं। अर्थात ऐसे जंतु जो पेड़ पौधों की पत्तियां खाते हैं या उसके तना डंठल खाते हैं, तो इस तरह के कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो सिर्फ पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं, तो शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे घोड़े, ऊंट, गाय, भेड़, बकरी, या इनके दांत चौड़े और सपाट होते हैं, जिससे वे अपने चारे को आसानी से चबा लेते हैं। अब है मांसाहारी, एक शाकाहारी और दूसरा मांसाहारी। ये जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं, जैसे शेर, चीता, भेड़िया, लोमड़ी, जिनके दांत लंबे और नुकीले होते हैं, ताकि अपने खाद्य पदार्थों को आसानी से काट तथा चीर सके। यानी मांसाहारी ऐसे जंतु होते हैं जो दूसरे मतलब जंतुओं का भक्षण करते हैं, दूसरे जंतुओं को मार करके खाते हैं, तो उनके दांत लंबे और नुकीले होते हैं ताकि वे शिकार कर सकें। अब अगला है सर्वाहारी, यानी शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब है कि सब कुछ खाने वाले। ये जीव पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं। इसमें प्रायः मनुष्य, कुत्ते और बिल्ली प्रमुख हैं। इनके दांत चौड़े और सपाट तथा नुकीले और लंबे दोनों प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे सर्वाहारी होते हैं जो मतलब उनके दांत जो होते हैं चौड़े और सपाट होते हैं, और कुछ हैं जो नुकीले और लंबे उनके दांत होते हैं। अब है जंतुओं यानी सजीव में श्वसन। सभी जंतु श्वसन प्रक्रिया के द्वारा भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जितने भी जंतु हैं तो श्वसन की क्रिया के द्वारा भोजन से हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सांस लेना श्वसन तंत्र की आवश्यक प्रक्रिया है, जिसमें जंतु ऑक्सीजन के रूप में गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर छोड़ते हैं। यानी जितने भी जंतु हैं ऑक्सीजन के रूप में गैस ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के रूप में गैस को बाहर निकालते हैं। अब है एक सारणी है जिसके बाईं तरफ जंतु का नाम है और दाहिने तरफ जो है सांस लेने वाले अंग का नाम है। तो मेढक जो है वो फेफड़े और त्वचा से सांस लेता है। केचुआ त्वचा यानी आर्द्र और चिकनी त्वचा से सांस लेता है। मक्खी या कॉकरोच जो है वातक यानी हैकिया से सांस लेता है। मनुष्य, शेर, सांप, पक्षी फेफड़े यानी फुफ्फुस से सांस लेता है। ऑक्टोपस मछली गिल या क्लोम से सांस लेता है। व्हेल, डॉल्फिन फेफड़े, नासाद्वार, वात छिद्र से सांस लेता है। अब है जंतुओं द्वारा गति। जंतुओं के द्वारा गति जो होती है तो उसके आधार पर जंतुओं को हम किस तरह से पहचानते हैं। प्रायः सभी जंतु गतिशील होते हैं। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से गति करते हैं। जैसे चलने वाले जंतु हैं मनुष्य, शेर, कुत्ता, बिल्ली, गाय, ये सभी चलने वाले जीव हैं। अब आगे है रेंगने वाले जंतु, जैसे कछुआ और सांप, ये रेंगते हैं। उड़ने वाले जंतु जैसे एमू और शुतुरमुर्ग। तैरने वाले जंतु मेढक मछली के साथ साथ हंस, बत्तख जैसे पक्षी भी जल में तैरते हैं। फुदकने वाले जंतु मेढक। जंतुओं में प्रजनन यानी जंतुएं जो है अपने संतति को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, तो प्रजनन जो प्रक्रिया है उसको हम लोग देखेंगे। वह क्रिया जिसके अंतर्गत जंतु अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं प्रजनन कहलाता है। प्रजनन दो प्रकार के होते हैं,
यानी कहने का मतलब है कि वह क्रिया जिसके अंतर्गत जंतु अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं प्रजनन कहलाता है। और प्रजनन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जयराज, इसमें प्रजनन की क्रिया के दौरान बच्चा का जन्म होता है, जैसे गाय, कुत्ता, मनुष्य, हाथी आदि, यानी जिसमें बच्चे का जन्म होता है। एक है अंड प्रजक, इस प्रकार की प्रजनन क्रिया में बच्चे अंडे से उत्पन्न होते हैं, जैसे पक्षी, मेढक, बत्तख, मछली, ये सभी जो है ऐसे जंतु हैं जो अंडे से जन्म लेते हैं। अब चमगादड़, व्हेल मछली और सील मछली आदि बच्चों को जन्म देती है, जो अपने बच्चों को दूध भी पिलाती है, यानी एक तरह से स्तनधारी का वो काम करते हैं। चमगादड़, व्हेल मछली और सील, यानी व्हेल और सील, ये जो है बच्चों को जन्म देते हैं, अर्थात स्तनधारी हैं, अपने बच्चों को ये दूध भी पिलाते हैं। अब आगे एक सारणी है जीव और बच्चे, जैसे भालू के बच्चे को शावक कहा जाता है, तितली के बच्चे को कैटरपिलर कहा जाता है, कौवा के बच्चे को चूजा कहा जाता है, मेढक के बच्चे को टेडपोल कहा जाता है, बाज के बच्चे को यास कहा जाता है, कंगारू के बच्चे को जोई कहा जाता है, कपी के बच्चे को बच्चा कहा जाता है, पेंगुइन को चूजा कहा जाता है, पेंगुइन के बच्चे को, खरगोश के बच्चे को बन्नी, भेड़ के बच्चे को मेमना, पक्षी के बच्चे को चूजा, ऊँट के बच्चे जो है उसको बछड़ा या बछिया कहते हैं, हाथी के बच्चे को भी बछड़ा या बछिया कहते हैं, जिराफ के बच्चे को भी बछड़ा या बछिया कहते हैं, घोड़ा के बच्चे को बछड़ा या बछिया कहते हैं, बंदर के बच्चे को शिशु कहते हैं, चमगादड़ को पिल्ला या पिल्ली कहते हैं, कुत्ता के बच्चे को पिल्ला या पिल्ली कहते हैं, सार्क के बच्चे को पिल्ला या पिल्ली, शेर के बच्चे को शावक कहते हैं, और जेबरा के बच्चे को बछड़ा या बछिया कहते हैं। कुछ जंतुओं में विशेष लक्षण, हमारे वातावरण में असंख्य जीव जंतु पाए जाते हैं, यानी हमारे आसपास जो है वो असंख्य मात्रा में जीव जंतु पाए जाते हैं, जो किसी जीवों में, यानी किन्हीं जीवों में विलक्षण, यानी किसी किसी जीव में विलक्षण गुण भी पाए जाते हैं, जो किसी अन्य जीव में उसी समान रूप से नहीं मिल पाते हैं। इस प्रकार के कुछ जंतु एवं उनके लक्षण निम्न हैं। हाथी, सबसे बूढ़ी हथनी हाथियों के बीच की नेता होती है। वह 100 ग्राम से अधिक पत्ते व झाड़ियों को खा सकते हैं, यानी एक बूढ़ी हथनी कई हाथियों के बीच घिरी होती है, और यह जो है 1000 किलो यानी 1 क्विंटल से अधिक पत्ते को खा सकते हैं। यह अपने शरीर को ठंडा रखने की अनुकूलन क्षमता रखते हैं। यह कम सोते हैं तथा कम आराम करते हैं। बाघ, इसके देखने की शक्ति अत्यधिक होती है, मनुष्य की अपेक्षा 2 गुना अधिक दूर तक रात में भी देख सकता है। यानी इसकी खासियत है कि मनुष्य की तुलना में 2 गुना दूरी तक रात को भी देख सकता है। ध्वनि को सुनने के लिए अपने कान को कई दिशाओं में घुमा सकता है। बाघ जो है आवाज़ को सुनने के लिए अपने कान को कई दिशाओं में घुमा सकता है। उसके बाद गैंडा, यह स्थल पर पाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा जंतु है, यानी यह शाकाहारी होता है। इसका वजन 1000 किलोग्राम तक होता है। इसकी चमड़ी 1.1 यानी 1.5 सेंटीमीटर तक मोटी होती है। इसका एक ही सींग नाक के ऊपर होता है। गैंडा का एक ही सींग होता है जो नाक के ऊपर। जिराफ, यह पृथ्वी का सबसे ऊंचा जंतु है, जिसकी लंबाई 5 मीटर तक होती है। इसकी उम्र 25 वर्ष यानी 25 से ज़्यादा यह जिंदा नहीं रह पाता है। यह बहुत कम यानी 2 घंटा सोता है। चिंपैंजी, चिंपैंजी जो है यह सबसे होशियार जानवर है। यह समूह में रहते हैं जिसमें 3 से लेकर 80 तक सदस्य होते हैं। 3 से लेकर 80 तक इसके सदस्यों की संख्या। स्लॉथ, यह भालू जैसा जीव होता है जो रात्रिचर, रात्रिचर का मतलब है कि यह सिर्फ रात में चलता है। रात्रिचर जंतु है जो दिन में लगभग 17 घंटे सोता है। जलीय जंतु, विशेष लक्षण, डॉल्फिन, यह पानी के अंदर एक दूसरे से संपर्क व संचार करने के लिए विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालता है। ऊंची डॉल्फिन यानी सूंस भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव है। प्रश्न हो सकता है कि भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, तो डॉल्फिन। दूसरा है व्हेल,
ब्लू व्हेल पृथ्वी की सबसे बड़ी जीव है। यह स्तनधारी जीव की श्रेणी में से आता है जो बच्चे को जन्म देती है। इसकी आयु 90 साल होती है। व्हेल की जो आयु है वो 90 साल तक। अब गिलहरी, यह अपने दांत को हमेशा घिसने का कार्य करती है क्योंकि इसके दांत लगातार बढ़ते रहते हैं। सांप, इसके कान नहीं होते, ये रेंग कर चलते हैं। ये किसान के मित्र होते हैं। अजगर सबसे लंबा सांप है। करैत, कोबरा, दुबाई, अफाय का जहरीले सांप होते हैं। केंचुआ, यह रेंग करके चलता है, मिट्टी खाकर उसे उपजाऊ बनाता है। इसकी लंबाई 14 इंच तक होती है। इसकी आयु 8 साल होती है। पक्षी एवं उनके विशेष लक्षण में है कि मजबूत दृष्टि वाले संबंधित पक्षी है चील, बाघ, गिद्ध। ये सभी ऐसे जंतु हैं जिनकी नज़र जो है काफ़ी मजबूत होती है, दृष्टि मजबूत है। गर्दन घुमाने वाले जैसे उल्लू, मिनाह, ये ऐसे जंतु हैं जो गर्दन घुमाते। घोंसला, सामान्य बुलबुल, घास एवं झोपड़ियों से। मुलायम घोंसला, रॉबिन, घास, मुलायम पंखझर, ऊन एवं कपास। घोंसला मुलायम और कठोर। कौवा, तार एवं लकड़ी, ये अपना घोंसला ऊंचाई पर बनाते हैं। कोयल, यह अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है। सोन चिड़िया, इनका घोंसला लटका हुआ होता है। दर्जी चिड़िया घोंसले को हिलाती हैं। कठफोरवा, यह अपनी चोंच से लकड़ी को खोदकर घोंसला बना लेता है। अब सहजीवी, सहजीवी का मतलब साथ जिंदा रहने वाले। सहजीवी संबंध, भैंस एवं बगुला, प्रायः बगुल भैंस की पीठ पर बैठा रहता है। ये इसलिए भी क्योंकि यह भैंस के परजीवी कीट को खा सके। सहजीवी का मतलब होता है कि एक साथ जिंदा, एक का स्वार्थ दूसरे का भी स्वार्थ। सहजीवी ये हुआ। सर्वाहारी पक्षी, मोर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो सर्वाहारी है क्योंकि ये सभी चीज़ों को खाता है। न उड़ने वाली पक्षी, पेंगुइन, यह पानी में तैरता है, अंडे देता है। बर्फीले इलाके में पेंगुइन झुंड में रहते हैं। जहाँ बर्फीला इलाका है वहाँ जो है पेंगुइन झुंड में रहता है। जंतुओं से लाभ, जंतु पर्यावरण के मुख्य घटक है, यानी इनके बगैर पर्यावरण की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। जिनकी पर्यावरण क्रियाकलाप में प्रत्यक्ष भूमिका होती है। कई जंतु हमारे लिए लाभदायक होते हैं। उनके विवरण निम्न है। जंतु का नाम मधुमक्खी, तो लाभ या उपयोगिता शहद एवं मोम। रेशम के कीट, उपयोगिता है कि रेशम देता है। लाख का कीट, ये उपयोगिता है कि लाख देता है। गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, बत्तख, मछली, तो ये जो है मतलब दूध, मांस, अंडा पर निर्भर होते हैं। उसके बाद है भेड़, बकरी, ऊँट, खरगोश, यानी कहने का मतलब इनसे ऊन प्राप्त होता है। गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, बत्तख, मछली, इनसे दूध, मांस और अंडा प्राप्त होता है। भेड़, बकरी, ऊँट, खरगोश, इनसे ऊन की प्राप्ति होती है। गाय, बैल, भैंस, हिरन, भेड़, इससे चमड़ा प्राप्त होता है। खच्चर, घोड़े, बैल, ऊँट, ये जो है आवागमन के लिए, यातायात एवं भार ढोने के लिए। चील, कौवा, गिद्ध, कुत्ता, लोमड़ी, भेड़िया, गुबरैले, ये सभी जो है सफाई करने वाले। चील भी है, कौवा है। आप देखते होंगे कि कहीं मतलब कोई जीव जंतु मर जाता है तो चील, कौवा आकर के उसको उठा करके ले जाते हैं। कुत्ता हो, लोमड़ी हो, भेड़िया है, गुबरैले, ये सभी जो है सो सफाई करने वाले जीव कहलाते हैं। मछली, सुअर, शार्क दवा प्रदान करती है। ये मछली भी, सुअर भी, शार्क भी दवा के लिए। गाय, भैंस, घोड़ा पालतू है। किसान मित्र, केंचुआ, केंचुआ कहा जाता है किसान मित्र, यानी धरती को उर्वर बनाते हैं। मुर्गे की लड़ाई, भालू व बंदर नाच, मनोरंजन। ठीक है, तो इस तरह से आज इतना ही। हम लोग आज जंतुओं के बारे में, इसके विभिन्न पक्षों के बारे में जानकारी प्राप्त किए। इस वीडियो को और अधिक से अधिक बार आप देखेंगे तो और भी ज़्यादा समझ में आएगी। आज इतना ही, और आप सीटीटी की बेहतर तैयारी के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। और फिर अगले वीडियो में लेकिन आप सभी से गुजारिश कि अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक्स।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।